नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर यह महाबुलेटिन लेकर आते हैं न्यूज डिकोड, जो आपको बताता है बड़ी खबरों के पीछे की असल खबर। तो आज के दिन की सबसे पहली और बड़ी खबर को डिकोड करते हैं। इसके पहले खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में संभागीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला हुई। 5 संभागों में सम्मेलन खत्म हो चुके हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज इस सम्मेलन के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर जुटे नाश्ते पर। सियासी चर्चा के साथ रणनीतियां बनी है, बताया गया। बैठक में क्या खास रहा और किस पर चर्चा बाहर हुई, जरा देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 सालों के इंतजार के बाद काबिज कांग्रेस फिर से 2023 में जीत के लिए तैयारी तेज कर चुकी है। इसके लिए कांग्रेस कितनी संजीदा है, ये डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बस्तर से संभागीय सम्मेलन प्रारंभ होने के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर के घर जुटे। संभागीय सम्मेलनों की कड़ी खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर नाश्ते के लिए भी सभी पहुंचे। नाश्ते की टेबल पर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर बात हुई है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं भाजपा से निपटने की रणनीति पर लंबी मंत्रणा हुई। इस दौरान भाजपा को दबाव में लाने, सीनियर नेताओं को पार्टी में प्रवेश कराने पर बातचीत हुई है। साथ ही सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेकर हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना। विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना। पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना। हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें, उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि कांग्रेस में भारी असंतोष है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के घर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आयोजित हो रहे हैं। पार्टी में एकजुटता के साथ 2023 चुनाव जीतने और बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने की रणनीति पर काम हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बीजेपी का सबसे बड़ा वार रहा है कि अंदर गुटबाजी है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता एक दिखने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे। लेकिन आज जिस अंदाज में मिलना शुरू किया, इसके पीछे क्या वाकई कोई रणनीति है, इसे डिकोड करते हैं। दरअसल अभी जो दौर दिख रहा है वो बहुत ही खास है। कांग्रेस को अगर फिर से प्रदेश में जीत प्राप्त करनी है तो हर कदम पर फूंक फूंक के अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए विचार मंथन या एक रहकर एक स्वर में बात करना जरूरी है। औपचारिक तौर पर बैठकें बुलाने या सम्मेलन करने में कई सारी बातें अनकही रह जाती हैं ढेर सारे कार्यकर्ताओं के बीच में। और ऐसे में नाश्ता, लंच, डिनर ये ऐसे मौके होते हैं जब निजी तौर पर नेता एक दूसरे से मिलकर काफी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। पार्टी की जीत के लिए ये सब भी जरूरी है कि आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बेटर हो। दूसरी बात, हर नेता एक अच्छा मेजबान बनकर उभरना चाहता है। इन अनौपचारिक बैठकों की खास बात यही है कि इन बैठकों में शामिल होने वाले नेताओं में अगर किसी मसले पर कोई थोड़ा बहुत मतभेद है तो वो निजी स्तर पर सुलझाया जा सकता है, कहा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। और अगर ये मतभेद खत्म होते हैं तो पार्टी को लाभ मिलता है। कुल मिलाकर नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, इस पर होने वाली डिप्लोमेसी किसी भी दल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा असर छोड़ती है और हर पार्टी ऐसा करती है। कांग्रेस की नाश्ता डिप्लोमेसी पर बीजेपी ने तंज कसा है, उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो भी तो टिफिन मीटिंग्स कर रही है। ये बात अलग है कि वो अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए टिफिन पर बुलाती है, लेकिन कांग्रेस के लंच और डिनर पर भला उसे क्यों आपत्ति हो, जबकि वो खुद टिफिन पॉलिटिक्स कर रही। इधर भोपाल में शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई। कई बड़े प्रस्ताव थे जिनको पास किया गया। मध्य प्रदेश के 9000 से ज्यादा छात्राओं को सरकार ई स्कूटी देगी। इस पर एक खबर देखिए। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार 12वीं पास उन स्टूडेंट्स को ई स्कूटी देने का ऐलान करने पर अमल कर रही है जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया। बुधवार को हुई शिवराज कैबिनेट मीटिंग में ई स्कूटी देने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई। SC/ST छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। स्कूटी केवल बेटियों को नहीं, अब वो बेटे चिल्लाने लगे मामा मामा हमारा भी लाने को, तो बेटों को भी देंगे।
स्कूटी देने का आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। बैठक में सहकारिता नीति को मंजूरी मिली और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। वहीं 29 नई समूह नल जल योजनाओं को भी मंजूरी मिली है। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य हो गया जिसने सहकारिता नीति को अप्रूव। कैबिनेट के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा। शिवराज सिंह जिनकी दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। फिलहाल सरकार के फैसलों का असर चुनावी माहौल पर कितना पड़ेगा, ये नतीजे स्पष्ट करेंगे। तो विपक्ष ने ये कहकर के असर को खारिज करने की कोशिश की कि अभी तो चुनाव है, अभी स्कूटी का हेलीकॉप्टर भी दे सकते हैं, इसका भी ऐलान कर सकते हैं। वैसे शिवराज कैबिनेट ने जितने भी फैसले लिए हैं, इन सब के पीछे क्या निहितार्थ हैं, असल में इसे डिकोड करते हैं। ये वर्ष चुनावी है, लोक लुभावन घोषणाओं का है, लोगों को पास लाने का है, उनके पास जाने का है। आचार संहिता लगे, इसमें अभी 2 से 3 महीने और बचे हैं और ऐसे में कोई भी सरकार ये चाहेगी कि वो जनता के लिए भलाई के काम करते दिखे, उसकी छवि जन कल्याणकारी सरकार वाली पुख्ता। हम आपको कल ही बता चुके हैं, फ्री बी यानी कि मुफ्त की योजनाओं के मामले में मध्य प्रदेश किसी अन्य राज्य से कतई पीछे नहीं है, भले ही आप इसे औपचारिक तौर पर खारिज करते हो। टॉपर बच्चों को ई स्कूटी देने का फैसला भी फ्री बी वाली पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है, एक रणनीति है और कारगर है। लेकिन इसका एक और पहलू, एक पक्ष है। इस फैसले से बच्चों का उत्साहवर्धन होगा। SC/ST छात्रवृत्ति के मामले में आय की सीमा बढ़ाने का फैसला वोट बैंक को मजबूत करने की दृष्टि से किया, लेकिन साथ ही साथ उनको अगर संबल देता है तो बेहतर है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी कैबिनेट अपनी छवि को लेकर बेहद सजग है। जीत सुनिश्चित करने के लिए हर फैसला, हर कदम मददगार रह सकता है, बशर्ते उसे उतनी ही ईमानदारी से लागू किया जाए, उतनी ईमानदारी से उस पर अमल हो पाए इतने महीनों में जितने बचे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए संभागीय सम्मेलन किए, पूरे प्रदेश ने देखा। लेकिन सरगुजा के संभागीय सम्मेलन में मंत्री TS सिंहदेव ने मंच पर कहा कि यहां पर उन्हें कोई दल ऐसा नहीं था जिसने ऑफर ना दिया, और इसके बाद ऑपरेशन लोटस अचानक से चर्चा में आ गया। देखें जरा। मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं छूटी होगी। मैंने यही कहा कि कांग्रेस छोड़ के मैं किसी दल में नहीं जा पाऊंगा। अगर मेरे को कोई अब लगता है कि योगदान देने का मौका नहीं है तो भले घर में बैठो, लेकिन दूसरे दल में। भाजपा समेत दूसरे दलों में प्रवेश के लिए ऑफर मिलने की बात कहते ये हैं प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री TS सिंहदेव। TS सिंहदेव ने संभागीय सम्मेलन में ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें भाजपा में प्रवेश का ऑफर मिला था। बीजेपी नेताओं ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को लेकर दबाव भी बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक होटल में उनकी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। TS के इस बयान ने न सिर्फ प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं गरमा दी हैं, बल्कि कांग्रेस में भितरखाने सियासत को भी तेज कर दिया है। पिछले बार भी जो संगठन में काम किए वे सरकार में उनकी भागीदारी है। आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो स्वाभाविक है जो कार्यकर्ता छूटे उन कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिलेगा। बाबा के बयान पर बीजेपी नेता क्या कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। कि भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भाजपा कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस की सरकार गिरा चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव से ठीक पहले TS सिंहदेव के खुलासे ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। वहीं कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का अवसर दिया है। तो ऑपरेशन लोटस कई स्टेट में इफेक्टिव रहा है, काम करता दिखा है। छत्तीसगढ़ में भी ऑपरेशन लोटस अचानक से चर्चा में आ गया। अब सवाल ये, ऑपरेशन लोटस जिसको लेकर इतनी चर्चा है, दरअसल है क्या, और इस बात को बीजेपी खारिज और कांग्रेस इसको इतना तवज्जो क्यों दे रही? डिकोड करते हैं। ऑपरेशन लोटस यानी ऑपरेशन कमल भी आप इसको कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ जगहों पर इस तरह सक्रिय तौर पर काम कर चुकी है। ऑपरेशन लोटस का अर्थ ये निकाला जाता है कि जहां बीजेपी विपक्ष में रही, वहां वो सरकार को गिराकर या असंतुष्टों को अपने पाले में लाकर अपनी सरकार बना पाई। सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़कर, अगर ऐसा आप क्रम देखें तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या इसके पहले कर्नाटक में नजर आ चुका है और इसी को ऑपरेशन लोटस का नाम मिला। इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में कर्नाटक से।
इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड बीएस येदियुरप्पा थे। वैसे नैतिकता के आधार पर किसी भी पार्टी को तोड़ना, असंतुष्ट को अपने पाले में लाना, ये गलत बात कह सकते हैं नैतिकता के नाते। लेकिन पॉलिटिक्स में सब चलता है और सब सही है। सच ये कि किसी भी दल में असंतुष्ट होते ही हैं, वो अपना नया ठिकाना खोजकर अपने हित देखते हैं। कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। वो होली पूरा देश कभी भूल नहीं सकता, जब दिन भर सियासी नाटक चला। राजस्थान में सचिन पायलट अपनी पार्टी से खफा हैं। बीजेपी को ऑपरेशन लोटस चलाने का मौका तब मिलता है जब विरोधी दल में गुटबाजी हो, असंतुष्ट नेता हो, और अगर वे सौभाग्य से बड़े नाम उनके साथ नेता हैं तो फिर ऑपरेशन लोटस विराट होकर दिखता है। चलिए, फिलहाल बीजेपी ने यहां भी इसको खारिज किया है और टीएस सिंहदेव जिनके बयान से ये सारा धुआं उठा था, वो भी कहते हैं ऑपरेशन लोटस तो नहीं, पर उनको संपर्क जरूर किया है, ऑफर जरूर दिया है। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर भी सियासत तेज हो गई है और इसमें गड़बड़ी की शिकायतें ग्वालियर से सामने आई। जरा देखें कौन कर रहा है शिकायत। ग्वालियर में वोटर लिस्ट को लेकर माहौल गर्मा गया है। ग्वालियर पूर्व सीट से विधायक रह चुके मौजूदा बीज निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल ने सरकारी मशीनरी को एक कटघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा वोटर्स बढ़ा दिए गए जिनके आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो आधार कार्ड का प्रतिशत और विधानसभाओं में है 80%, इस विधानसभा में 50% है, तो 30% का अंतर है। इसका मतलब संबंधित अधिकारी जिनके ऊपर निर्वाचन की जिम्मेदारी है वो अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। दिसंबर में वोटर लिस्ट में 43 संदिग्ध वोटर्स के सामने आने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया था। पुनरीक्षण के दौरान 6 विधानसभा क्षेत्रों में 43,734 मतदाता संदिग्ध पाए गए थे। हालांकि ये मामला थोड़ा अलग है, इसकी जांच प्रशासनिक अफसर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक का इस पर क्या कहना है, सुनिए। ऐसे 25,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिए गए हैं, बल्कि 25,000 नाम जोड़ने के लिए मैं कलेक्टर साहब से मिलूंगा। इतनी बड़ी तादाद में संदिग्ध मतदाता सामने आने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय वेरिफिकेशन में जुट गया है। तो फर्जी वोटर, फेक वोटर्स किसी भी तरह से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये मामला इतना गंभीर कैसे दिख रहा है या बन रहा है, इसको आज हम डिकोड कर रहे हैं। किसी स्वस्थ लोकतंत्र के निष्पक्ष चुनाव एक बुनियाद है, जरूरत है। अगर फर्जी मतदाता होंगे और इनकी बात सामने आती है तो इसका सीधा सा अर्थ ये कि चुनाव में धांधली की तैयारी, यानी नतीजों को टेम्पर करने की कोशिश, और ऐसा किसी कीमत पर होना नहीं चाहिए। सवाल ये उठता है कि सूचना और तकनीक के इस दौर में कैसे फर्जीवाड़े को आप अंजाम दे सकते हैं, जबकि इतनी ट्रांसपेरेंसी और इतने सारे क्लॉज नियम बने हैं। फर्जी मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में होना पूरी चुनाव प्रक्रिया को संदेहास्पद और सवालों के दायरे में लाता है। बहरहाल चुनाव आयोग फर्जी मतदाताओं पर गंभीरता दिखा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जांच होगी और होनी भी चाहिए। अंतिम बात ये, जिसने फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े हैं उनको भी चिन्हांकित करके उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए। एक मिसाल होनी चाहिए ताकि अगली बार इस तरह के कदम कोई ना उठाने की हिम्मत करे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक पक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो दूसरा पक्ष भी कहता है कि वो भी शिकायत करेगा। मतलब दोनों पक्ष मानते हैं कि कुछ गड़बड़ियां हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, कुछ महीने बचे हैं और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस में प्रवेश का सिलसिला भी तेज है। दोनों दल आने वाले दिनों में एक दूसरे के छोटे बड़े नेताओं को कांटेक्ट में होने का दावा करते रहे हैं। सियासी दलों में प्रवेश की क्या वजह होती है और कौन ये दावे कर रहा है, अब देखिए जरा। चुनावी साल का आगाज होते ही बीजेपी को सबसे बड़ा झटका नंदकुमार साय के तौर पर लगा। इसके बाद विधानसभा स्तर पर कई कांग्रेस विधायक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिलाते नजर आए। कांग्रेस अब तक 1500 से अधिक नेताओं को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कराने का दावा करती है। दरअसल इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस के विधायकों को कहा गया है कि अपने विधानसभा के दिग्गज और उपेक्षित पदाधिकारियों को अपने पाले में लाएं। इससे बीजेपी बैकफुट पर जाएगी। बीजापुर से लेकर रायपुर तक कांग्रेस में इसी के तहत प्रवेश का सिलसिला दिखाई पड़ा। 1500 के लगभग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत से नेता लाइन में लगे हैं, बड़े नेता अभी लाइन में लगे हैं। तो इंतजार कीजिए, बड़ा विस्फोटक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि भाजपा में कई चेहरों के प्रवेश का भी दावा है, लेकिन इसमें कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं दिखता। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल आने वाले दिनों में कांग्रेस छोड़कर कई दिग्गजों के बीजेपी प्रवेश का दावा भी करते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, कांग्रेस सहित समाज के विभिन्न तबकों के लोग, प्रतिष्ठित लोग भाजपा के नजदीक आएंगे।
इधर दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने की बात कह रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी, जिस पार्टी में आप थे, वो छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य पे ना काम करके केवल लूट के लिए काम करने लगे सत्ता में आते हुए लोग या पार्टी, तो आप आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म है, तो सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रवेश का सिलसिला जारी है। ऐसे में किस पार्टी को किसके प्रवेश से कितना लाभ होगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल तो दोनों दल विरोधी खेमे के नेताओं को अपनी पार्टी में प्रवेश कराकर दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। तो दल बदल हमेशा से दलों के लिए सिरदर्द रहा है, लेकिन इसके लिए प्रयास दोनों ही दल करते हैं। आज हम इसके पीछे की असल वजहें जो हैं, इनके साथ साथ मौजूदा परिस्थितियां कितनी फेवर करती हैं, इसे डिकोड कर रहे हैं। राजनीति में कुल मिलाकर हितों का मामला है। कहते तो हैं कि जनता के हित, लेकिन इसमें कई निजी हित होते हैं। किसी कार्यकर्ता या नेता के हितों की पूर्ति नहीं होती तो वो अपनी पार्टी को छोड़ देता, ये कहते हुए कि उसके इलाके की जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही और जनता की अपेक्षाओं के लिए वो ऐसा कर रहा है। एक वक्त कभी रहा होगा जब विचारधारा बड़ी महत्वपूर्ण रहती थी, लेकिन आज के दौर में विचारधारा नगण्य हो गई है, इसे कहने में कोई संकोच नहीं। इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। वो राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका एसोसिएशन वर्षों पुराना रहा है, कई पदों पर यहाँ रहे। लेकिन जब उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और यही कहते हुए छोड़ा कि उनकी जनता का काम अधूरा था, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। चुनाव के पहले का 3-4 महीने का वक्त किसी भी व्यक्ति के लिए दल छोड़ने या नए दल को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस समय ही सबसे ज़्यादा ऑफर्स लिए या दिए जाते हैं। चलिए, अब इस तरह के आरोप लगाना किसी भी दल को नैतिकता के नाते तो शोभा नहीं देता, क्योंकि हर दल में प्रवेश करने वाले और हर दल से जाने वाले दोनों तरह के लोग हैं। अब बात करते हैं एक बड़े अहम मसले की। जबलपुर में सेंट्रल जीएसटी के जिन अधिकारियों पर टैक्स चोरी रोकने की जिम्मेदारी थी, वो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे और उनके यहां सीबीआई का छापा पड़ गया 1 करोड़ की रिश्वत के मामले में। देखें। टैक्स चोरी पर एक्शन लेने वाली सेंट्रल जीएसटी के अफसरों पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। दमोह की पान मसाला फैक्ट्री को सील कर रिलीज ऑर्डर के बदले 1 करोड़ की रिश्वत मांगने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद सीबीआई एक्शन में आई और मंगलवार को जबलपुर स्थित सेंट्रल जीएसटी दफ्तर पर छापा मारकर करप्शन का खुलासा किया। सीबीआई ने जीएसटी अधीक्षक कपिल कांबले समेत 5 अफसरों को गिरफ्तार भी किया है। अधिकारियों के ऑफिस केबिन से करीब 21 लाख रुपए और उनके घरों से 62 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। दरअसल सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों ने पिछले 18 मई को पान मसाला फैक्ट्री को टैक्स चोरी की शिकायत पर सील कर दिया। बाद में फैक्ट्री खोलने का रिलीज ऑर्डर देने के बदले कारोबारी त्रिलोक चंद से 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी। सौदा 35 लाख में तय हुआ। कारोबारी 25 लाख रुपए पहले दे चुका था। मंगलवार को जब वो दूसरी किश्त के 7 लाख रुपए देकर जैसे ही दफ्तर से निकला तो सीबीआई टीम ने अधिकारी को घूस की रकम के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। वो जमीन का किराया भी दे सकूँ, फिर मैं बड़ी जेब से लोन लेके लोगों को दे रहा हूँ। उस लोस में भी इन लोगों ने रेट डाली और 19 मई को रेट डाली। कपिल के नाम से वो सुपरिटेंडेंट है सेंट्रल जीएसटी। अब आपको बताते हैं अफसरों के घर से कितनी रकम मिली है। जीएसटी अधीक्षक प्रदीप कांबले के घर से 3 लाख रुपए मिले। जीएसटी इंस्पेक्टर प्रदीप हाजरी के घर से 41 लाख, प्रदीप हाजरी के ऑफिस केबिन से 16.88 लाख रुपए, जीएसटी इंस्पेक्टर विकास गुप्ता के घर से 18.29 लाख रुपए, जबकि विकास गुप्ता के ऑफिस केबिन से 1.5 लाख रुपए, जीएसटी इंस्पेक्टर वीरेन जैन के ऑफिस केबिन से 2.69 लाख रुपए, जीएसटी अधिकारियों के घर से कुल मिलाकर 62.29 लाख रुपए और अधिकारियों के ऑफिस केबिन से कुल मिलाकर 20.97 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और इस तरह अब तक कुल मिलाकर 83,26,000 रुपए कैश के तौर पर मिले। सीबीआई सेंट्रल जीएसटी के इन आरोपी अधिकारियों की संपत्ति की भी पड़ताल कर रही है। तो हमने शुरू में ही कहा कि आप इसको क्या कहोगे, जिन पर कर चोरी रोकने का एक दायित्व है, वो खुद अगर इस तरह की हरकत करेंगे, भ्रष्टाचार में डूबेंगे और छापे मारकर उसे खोलने के एवज में 1 करोड़ जैसी रकम मांगेंगे, तो आप किस पर यकीन करोगे। इसीलिए पूरे सिस्टम को करप्शन की दृष्टि से आज की तारीख में लोग देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः
तमाम खबरों को डिकोड करने के लिए इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।